हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम अनसॉल्व पेपर कर रहे हैं। हमने इसके पहले 2024 का सेट जो था उसको किए थे, जिसका हमने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 ये दो किए हैं, जिसकी वीडियो चैनल पर है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। और आज हम करते हैं सेट नंबर 1 2022 का, जिसका कोड है 822A। ये पहला सेट है, इसको आज हम शुरू करेंगे। तो बच्चों, यदि आप मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप जो है अनसॉल्व जरूर लगाइए। अपने एग्जाम से पहले सारे अनसॉल्व को लगा लीजिए। इसी से आपके क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इससे क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है वो सारा का सारा आपका रिवीजन हो जाएगा और हर क्वेश्चन पर आपकी एक बेहतरीन पकड़ बन जाएगी। तो मैं अनसॉल्व करवा रहा हूँ, आप वीडियो को देखें और वीडियो को देख करके अनसॉल्व लगाने की कोशिश जरूर करिएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको मैथ की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ये जो अनसॉल्व पेपर 2022 का ये पहला सेट है, जिसका कोड है 822AB। इसका पहला प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए। इसमें देखो दिया क्या गया है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन हमारे पास है 0 है, 1 है, 2 है और 8 है। चलो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्या। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, आज एक बार फिर मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं कि जो केवल एक और अपनी संख्याओं से विभाजित होती हैं, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे देखो 5 है तो ये सिर्फ 1 और 5 से ही विभाजित होगी। 7 है तो ये सिर्फ 1 और 7 से विभाजित होगी। 11 है तो ये सिर्फ 1 और 11 से विभाजित होगी। 13 है तो ये सिर्फ 1 और 13 से ही विभाजित होगी। 17 है तो ये सिर्फ 1 और 17 से ही विभाजित होगी। 23 की बात की जाए तो ये सिर्फ 1 और 23 से ही विभाजित होगी। तो ऐसी सभी संख्याएं जो सिर्फ 1 से और अपनी संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात यहीं पर देख लीजिए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब वो होता है कि ऐसी संख्या जो एक और अपनी संख्या के अलावा दूसरे नंबर से भी विभाजित होती हैं, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखो 8 तो ये 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी और 8 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि 1 और 8 के अलावा 2 नंबर से विभाजित हो रही है, इसलिए कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या। जैसे 12 तो 1 से विभाजित हो रही है, 2 से, 3 से, है ना, 4 से, 6 से और 12 से। तो 1 और 12 के अलावा भी इतने नंबरों से विभाजित हो रही है, इसलिए क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। अब जब अभाज्य संख्या की बात हो ही गई है तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है ना, 19 है, 23 है। ये सारी संख्याएं क्या होंगी, भाज्य संख्या। और इनमें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ऑप्शन जब हम देखते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो 0 ये तो है नहीं, 1 है नहीं, तो ऑप्शन हमें यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन मिल जा रहा है 3 वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है कौन, 2। तो यही जो होगा हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 1 का खा है। इसमें है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का वियुक्तर होगा। ऑप्शन हमारे पास देखो क्या है, 3 है, 1 है, 2 है और 0 है। तो देखो बेटा, समीकरण क्या है, समीकरण है 3x² - 2x + 1/3 = 0। ये समीकरण हमें दिया गया है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 ये होता है। इससे अगर हम तुलना करा ले तो यहाँ देखो a है, यहाँ पे कितना है, 3 है, यानी कि x² का गुणांक यहाँ पे 3 है और यहाँ x² का गुणांक कितना है, a है। तो a बराबर हमें मिलेगा 3। x का गुणांक यहाँ -2 है, x का गुणांक कितना है, b है। तो b = यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा, -2। यहाँ पे देखो c है और यहाँ पे कितना है, 1/3 है, तो c बराबर आ जाएगा 1/3। तो a b c की वैल्यू हमें मालूम हो गई। वियुक्तर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो -2 का ये क्या हो जाएगा, वर्ग -4 गुणे a का मान कितना है, 3 और c का मान कितना है, 1/3। अब देखो d बराबर -2 है, तो -2 का जब आप वर्ग निकालोगे तो क्या करते हो कि -2 गुणे -2, तो 2 दूना कितना होता है, 4, ऋण क्या हो जाएगा, धन। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस, अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, ऋण 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि d बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 4 निकाला 0। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे d = कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन कहाँ है, देखो ऑप्शन 4, ये वाला ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा।
गा में देखो दिया है कि साइन ए बराबर कितना है 3/5, तो कास ए का मान होगा, है ना। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, है ना, एक फार्मूले को अप्लाई करके। तो देखो बच्चों, एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। साइन ए बराबर कितना दिया है 3/5, तो साइन ए की जगह पे हम क्या रख देंगे 3/5, स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ये हम कास स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाता है 1। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 5 का कितना हो जाएगा 25, 5 का वर्ग, प्लस यहाँ पे देखो कितना है कास स्क्वायर ए बराबर कितने क्या आ रहा है 1 के। अब जब हम कास स्क्वायर ए निकालेंगे तो इस पूरी वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस 9 यानी कि 9/25, है ना। तो जब हम तो अब देखिए जब हम निकालते हैं कास स्क्वायर ए तो यहाँ 25 का 1 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेकंड में 25 माइनस 9 और दोनों का हर हो जाएगा 25। तो इस तरीके से आ जाएगा कास स्क्वायर ए। अब 25 में से 9 निकाला कितना बच्चा 16 और नीचे आता है हमारा 25, तो कास ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हमने हटाया, यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे रूट दिया जाएगा, रूट 16/25 करड़ी में आएगा। तो कास ए बराबर कितना आ जाएगा, अब देखिए 16 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 4, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से कास ए की वैल्यू आ जाती है कितनी 4/5। ऑप्शन कहाँ है देखो 4/5, ये दूसरा वाला ऑप्शन है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम हमारा सही होगा। एक तरीका ये था, इससे हमने कास ए का निकाल लिया कितना यहाँ 4/5, ऑप्शन हमने टिक कर लिया। अगर आप फार्मूला नहीं पता है ना, तो दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे हमें साइन ए बराबर दिया है 3/5, है ना, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। वैल्यू हमारे पास ये दी गई है कि साइन ए, है ना, साइन ए बराबर कितना है 3/5। तो देखिए एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल देखिए जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से ये ड्रा कर देता हूँ, ये हमारा कोई ट्राइंगल है ना। इसका हम पहले क्या करते हैं नाम दे देते हैं। तो नाम जैसे यहाँ पे मैंने रखा ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये बी पे राइट एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू साइन ए है तो यहाँ से हम लेंगे, तो जब हम साइन ए निकालेंगे तो साइन ए बराबर, तो ए का अपोजिट साइड कौन है ये बी सी, ये आ गया, अपान इसका ये जो ए सी यानी कि राइट एंगल जो है उसके सामने की भुजा, ये क्या होती है कर्ण, ये हो जाएगी। अब देखो और साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 है, ये है ना। तो यानी कि बी सी बराबर कितना मिल रहा है हमें 5, और ए सी बी सी बराबर कितना मिल रहा है 3। बी सी बराबर कितना है यहाँ पे देखो 3 है, और ए सी बराबर कितना मिल रहा है 5। ये हो गया। हाँ, दो साइड हमें मिल गई है, तीसरी साइड को हमें क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पर हम एक थ्योरम निकालते हैं, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है हमारा ए सी, यानी कि जो राइट एंगल होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होगा शेष दो भुजा, कौन कौन सी देखो ए बी का वर्ग प्लस दूसरी कौन है ये बी सी के वर्ग के बराबर होगी। तो ए सी यहाँ पे कितना है 5, ये हो गया 5 का वर्ग। ए बी तो हमें पता करना है, इसको हम ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं। बी सी कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। तो 5 का वर्ग कितना आ रहा है 25, और ये हो गया हमारा ए बी का वर्ग प्लस 3 तरीका कितना हो गया 9। अब जब हम ए बी का वर्ग ये निकालेंगे, है ना, तो इस 9 को इधर लाके हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 25 में से 9 निकालें तो देखो ए बी बराबर यानी कि ए बी का वर्ग ये बराबर क्या आ जाएगा हमारा 25 में से 9 निकाला कितना बच रहा है 16, है ना। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ पे क्या चढ़ा देंगे हम रूट, यानी कि रूट 16। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 चौका 16, ये भुजा हमें पता चल गई कितनी 4। तो अब हम जब कास ए निकालेंगे, कास ए, तो कास ए का क्या होता है कि उसकी संलग्न भुजा, यानी कि ये जो हमारा एंगल ए है इसकी संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कौन है यहाँ पर ए बी है, ए बी बटे क्या होता है कर्ण, यानी कि ये जो समकोण है उसके सामने की भुजा कौन है यहाँ पे ए सी, ये आ गया। तो अब देखो ए बी का मान कितना है 4 और ए सी का मान कितना है 5। तो इस तरीके से कास ए बराबर कितना आ जाएगा 4/5। ऐसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों से आप कंपेयर करा लीजिए अपने आंसर का। तो यहाँ पे देखो आंसर हमारा कितना आया है 4/5, और यहाँ पे इस तरीके से भी हमारा आंसर कितना आया है 4/5। ठीक है, ये था हमारा कौन सा प्रश्न
ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 का गा। प्रश्न नंबर 1 का ये अंगा है। कौन सा प्रश्न है? अंगा। अब आप कहेंगे कि घा वाला कहाँ गया? तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो घा वाला है वो अब हमारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उससे हटा दिया गया है। उस टाइप के प्रश्न अब नहीं आएंगे, इसलिए मैंने घा वाले प्रश्न को यहाँ पर शामिल नहीं किया है। सीधा हमने ले लिया अंगा। हमें वही प्रश्न करना है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो अंगा वाले प्रश्न में दिया गया है यहाँ पे कि 3 है, 4 है, 6 है तथा x का समांतर माध्य कितना है? 5 है। तो x का मान होगा क्या होगा? 5 है, 2 है, 7 है या फिर 3 है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखो फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य का? ये होता है कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल। क्या होता है? पदों का योगफल बटे कुल पद। कितने होंगे? कुल पद, यानी पदों की संख्या। तो जब हम समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य, तो पदों का योगफल यानी सारे पद को हम जोड़ दें तो कितना हो गया? 3 घन 4 घन 6 घन x बटे कुल पद कितने हैं? सबको गिन लो। 1 2 3 4। कितने कुल पद? 1 2 3 और 4। ये आ गया। अब यहाँ पे समांतर माध्य हमें दिया गया है कितना? 5। ये लिख लेते हैं और इसको हम जोड़ देते हैं। 6 4 10 3 कितना हो जाएगा? 13 प्लस x बटे कितना आ जाएगा? 4। और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करते हैं। इसका हर एक कर लीजिए चाहिए तो इसका इधर करेंगे और इसका इधर करेंगे। तो 13 धन x का 1 में करोगे तो कितना आएगा? 13 धन x और 4 का 5 में करेंगे कितना आ जाएगा? 20। यहाँ तक आ गई बात। अब x बराबर जब हम निकालेंगे तो इधर देखो कितना है? 20 है और इधर 13 है, तो इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 13। तो x बराबर, अब 20 में से 13 निकाला कितना बचा? 7। तो यही x का हमारा मान आ जाएगा। ऑप्शन कहाँ है? देखिए ऑप्शन हमारा तीसरा वाले ऑप्शन में ये दिया गया है, इसलिए थर्ड वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। प्रश्न नंबर 1 का चा है। इसमें दिया क्या है कि दो बिंदु 2 3 4 और 1 के बीच की दूरी होगी। क्या हो सकती है? देखो 2 है, 2√3 है, 2√2 है और यहाँ पे 3 है। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है कि करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले पे हम रख करके इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें दिया गया है 2 और 3, 2,3। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी x1 होगी और ये वैल्यू आएगी y1। इसी तरीके से ये हो जाएगा x2 और एक है ये हो जाएगा y2। तो सबको हम यहाँ पर क्या करते हैं? रख देते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा करड़ी में x1 की वैल्यू कितनी है? 2। उसके बाद क्या है? माइनस x2 है ना। x2 की वैल्यू कितनी है? 4। यह आ जाएगा -4 का क्या हो गया यहाँ पे? होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y1 की वैल्यू कितनी है? 3 है ना, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसका हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो -4 में से 2 निकाला कितना बचा? -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 निकाला कितना बचा? -2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया, देखिए -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया? 4, यानी कि 4 4 कितना आ गया? रूट में 8। अब 8 का जब आप रूट निकालोगे तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। तो इस 8 का जो गुणनखंड आएगा वो कितना आता है? 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका हम जोड़ा बनाते हैं। तो जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर ले लिया, जिसका नहीं बनता है उसको करड़ी में लिखते हैं। तो इस तरीके से 8 का आ जाएगा 2 करड़ी में 2, ये मान आएगा। अब ये अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो वहाँ पे लगा दीजिए। ऑप्शन कहाँ है? देखो तीसरा है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एकदम से करेक्ट होगा। अब हमारा शुरू होता है प्रश्न नंबर 2। इसमें है कि सभी खंड कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा 1 नंबर का प्रश्न है ना, 2022 में ऐसे पेपर आते थे। तो यहाँ पे देखो समीकरण हमें दिया गया है कि यह है कि x² - 2kx - 6 = 0। अब इसका एक मूल 3 है, यानी कि x बराबर कितना दिया गया है? 3। हमें निकालना क्या है? इस k की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 रख के चेक कर लेते हैं। तो x का क्या स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुणे कितना हो गया? k, और x की वैल्यू कितनी होगी? 3 - 6 बराबर कितना हो गया? 0। तो 3 3 का कितना हो जाएगा? 9 माइनस और 2 कितना हो जाएगा? 6k, माइनस का 6 बराबर कितना हो रहा है? 0 है ना।
अब यहाँ पे देखो कितना है 9 है और यहाँ पे कितना है माइनस का 6 है। तो 9 में से हम 6 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 3 माइनस 6 के बराबर किसके आ रहा है 0 के। अब इसको हम इधर लेके जाएं तो इधर हमारा आएगा 3 और ये माइनस का 6 के है, इधर जाएगा तो प्लस का 6 के हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम के बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 6 का क्या है गुणा है, जब इधर हम शिफ्ट करेंगे तो 6 का भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/6 बराबर किसके आ जाएगा के। तो यहाँ काट दिया 3 कन्नम 3 3 दूना 6 यानी कि 1/2 बराबर किसके है के। मतलब ये हुआ कि जो के का मान आएगा कितना आएगा 1/2 आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का ये खा है कि 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 2 tan 30 है बटे में है 1 + tan स्क्वायर 30। इसका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि tan 30 का मान कितना होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3 है ना। इसको हम क्या करेंगे हर जगह पुटअप कर देंगे। अब यहाँ पे देखो कितना है 2 tan 30, ये हो जाएगा 2 गुणे tan 30 का मान रखा 1/√3। यहाँ हो जाएगा 1 + tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। tan स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। आगे हम हल करेंगे तो देखो 2 का 1 में गुणा किया तो 2 हो जाएगा बटे का √3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 बटे और √3 के का जो है ये 3 ये √3 है तो स्क्वायर से इसका ये जो करड़ी होता है रूट ये होता है जगह कैंसिल। तो यहाँ बचेगा हमारे पास कितना 3। तो अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो ये 2 बटे कितना है √3 है अपान इसका यहाँ ले जाके हम गुणा कर देंगे 3 कन्नम 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 4/3। अब यहाँ देखो 2/√3 में हमें 4/3 से भाग देना है ना। तो भाग की क्रिया आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 2/√3 है, इसमें हमें डिवाइड करना है किससे 4/3 से। तो आप करते क्या है कि 2/√3 ये फ्रैक्शन है ना बटा वाला है ना, जब इसमें जब हम किसी बटे से भाग देंगे तो भाग का जगह हम क्या लगाएंगे गुणा और इसका उल्टा कर देते हैं। तो 4/3 का उल्टा कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा होगा तो ये ऊपर ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कि 2 गुणे का 3 हो गया बटे में आ जाएगा √4 गुणे √3 है ना, यह आ जाएगा कि √3 गुणे में 4। यहाँ से हम काट देते हैं 2 कन्नम 2 2 दूना के 4 तो 3 कन्नम कितना हो जाएगा 3 बटे अब ये हो जाएगा 2√3 यह है। अब यहाँ पे देखो हर हमारा किसमें है रूट में है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं इसका परमीकरण कर देते हैं। तो परमीकरण जितना है √3 तो √3 का नीचे और √3 का ऊपर हम क्या करेंगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 अपान ये कितना है 2√3 है, इसमें भी हम √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 अपान ये कितना हो जाएगा 2। और देखो जब हम √3 × √3 करेंगे तो ये हो जाएगा कि √3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट का कैंसिल किया कितना बचा 3 तो यहाँ गुणे 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 बटे में 6 3 कन्नम में 3 दूना का 6 यह आ जाएगा हमारे पास √3/2। यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का घा है ना। हमने का किया खा किया, गा वाला प्रश्न को हम नहीं किया, हमने किया नहीं। क्यों? क्योंकि वो अब आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, उस तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हम वैसे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करेंगे, सिर्फ उसी क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे एग्जाम के लायक है। तो यहाँ पर घा है, इसमें कहा गया है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना है 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य को अगर हम निरूपित करें m से और पदों का योगफल को अगर हम निरूपित करें सिग्मा n और पदों की संख्या को निरूपित करें n से, तो फार्मूला बनता है m बराबर सिग्मा n/n। तो समांतर माध्य है देखो 45.6 है ना, सिग्मा n ये हमें निकालना है और पदों की संख्या कुल कितनी है 12 है, यहाँ पे आ जाएगा। तो जब हम सिग्मा n बराबर निकालेंगे तो इसका इधर ले जाके गुणा कर देंगे तो 45.6 गुणे कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से देखो सिग्मा n यानी कि पदों का योगफल, तो 12 × 6 = 72 के 2 × 7 12 × 5 = 60
7 कितना होता है 67 के 7 हासिल 6 और 12 चौक हो गया 48 और 6 कितना 54 यानी 500। अब यहाँ पे देखो एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो सिग्मा n बराबर आता है 547.2। यही पदों का योगफल होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा शुरू होता है प्रश्न नंबर 3। इसमें है कि सभी खंड कीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 का क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखो दिया गया 96 और 404। तो सबसे पहले हम 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका हम निकालेंगे तो 2 चौक 8 है ना, और 2 अट्ठे 16। फिर हम काटेंगे देखो 2 से, तो 2 दूना के 4 और 2 चौक 8। आगे तीन ही संख्या को हमने काट दिया तो कितना जाएगा 2 एक 9 2 2 दूना 4। फिर देखो ये 2 से कटेगा 6 बार जाएगा और ये 2 से कटेगा कितनी बार 3 बार जाएगा। तो देखो 96 का अभाज्य गुणनखंड, अब देखिए 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5। तो इसको हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। लिख लें 2 की घात 5 और 3 को एक बार है तो 3 की घात 1 लिख दीजिए। अब उसके बाद देखो हम 404 का निकाल लेते हैं। इसको जो हम काटेंगे तो पहले तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 0 2 दूना 4। फिर हम काटेंगे देखो 2 एक 2 0 और 2 एक 2 आता है हमारा कितना 101। तो इस तरीके से 404 का अभाज्य 2 मरतबा है तो हो जाएगा कि 2 की घात 2 और 101 एक मरतबा है तो 101 की घात 1। अब इसका हम निकालते हैं HCF। क्या निकालेंगे HCF। तो 2 देखो यहाँ है और 2 यहाँ है। अब दोनों में कॉमन क्या होगा HCF में, जो दोनों में हो है ना। 3 इसमें है इसमें नहीं है, 2 ही है, यही कॉमन होगा। तो 2 की घात 2 ही तो कॉमन होगी। 2 गुणे 2 यहाँ से 2 गुणे 2 यहाँ से हम निकालेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 ये क्या है हमारी कॉमन है। तो इसका मतलब आ जाएगा कि 2 की पावर 2 का मतलब कितना आ रहा है 4 2 दूना। तो HCF जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। किसका 96 और 404 का। अब हम निकालते हैं LCM। ठीक है, LCM कैसे निकालेंगे। अब 2 देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सबसे ज्यादा बार कहाँ है यहाँ है, तो इसको हम ले लेंगे 2 की घात 5। उसके बाद जो बचता है सबको लेना है, 3 की पावर 1 लेंगे और 101 की पावर 1। अब सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की घात 5 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखो 2 दूना के 4 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 ये आ गया। 3 की पावर 1 का मान 3 101 की पावर 1 का मान 101। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 3 3 का 9। तो 96 गुणे कितना हो जाएगा 101। अब 96 का आप गुणा कर लीजिए 101 में है ना। या देखो इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं 96 और 101 को हम तोड़ दें 100 धन 1 में, तभी तो 101 होगा। अब 96 का एक बार 1 में करते हैं और एक बार 100 में करते हैं है ना। तो जब इस पूरे 96 का हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 96 प्लस, और इसका इसमें करेंगे तो 96 करने कितना हो गया 96 और 2 0 हम यहाँ पे बढ़ा देंगे और इन सबको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 0 है, इकाई का अंक 6, यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, तो दहाई का अंक 9 और फिर ये 6 और ये 9, यानी कितना आया 9696। ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा हमारा LCM और ये जो 4 आया है ये हमारा क्या आया है HCF। तो इस तरीके से आप LCM और HCF वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 का ये खा है। इसमें दिया गया है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे देखो समीकरण हमें देखो पहला दिया गया है क्या है kx है प्लस का 3y माइनस ब्रैकेट में है k माइनस 3 बराबर 0, यह हमारा समीकरण 1 है। इसी तरीके से देखो दूसरा क्या है कि 12x ये है 12x प्लस का ky माइनस का k बराबर क्या है 0, ये हमारा है समीकरण 2 है। अब देखो फार्मूला हमें पता है रैखिक समीकरण युग्म का है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एक समीकरण के लिए, दूसरे के लिए a2x है ना। इस तरीके से होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना हो गया 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से हम रैखिक समीकरण युग्म का यह समीकरण होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो x का गुणांक होता है वो हमारा a1 होता है और y का गुणांक क्या होता है b1 होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c1 होता है ना तीसरा। तो यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो a1 बराबर कितना आ जाएगा देखो x का गुणांक k है ना, और b1 बराबर कितना आ गया 3 और c1 बराबर आ जाएगा माइनस का k माइनस 3। इसी तरीके से जब हम a2 निकालेंगे तो a2 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 दूसरे समीकरण का
और B2 बराबर कितना आ जाएगा K, है ना, और C2 बराबर आ जाएगा माइनस का K। ये आ गया। हमें क्या करना है, ये बताना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखो बच्चों, फार्मूला क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहीं पे हम सारी वैल्यू को रख लेंगे। तो A1 बराबर कितना है K, यहाँ पे हमने रखा K अपान, ठीक है। A2 बराबर कितना है 12, ये रखा, इक्वल। अब देखो B1 बराबर कितना है 3 B2 बराबर कितना है K, यहाँ पे हम रख लेते हैं, बराबर C1 बराबर कितना है, देखो यहाँ पे है माइनस का K-3 अपान C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का K, ये रख लिया। अब देखो सबसे पहले हम ये वाली ले लेते हैं, यहाँ पे पहले को हल करते हैं कि K/12 बराबर होता है कितने के 3/K के। अब इसका हम तिर्यक जब गुणा करेंगे तो K का K में करेंगे तो कितना आ जाएगा K², और 12 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 36। तो K² बराबर 36, तो K बराबर कितना आ जाएगा करड़ी में 36 यानी √36। तो K बराबर कितना आ जाएगा 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 6, यानी K का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसी तरीके से अब हम दूसरे का करके देख लेते हैं। दूसरा देखो ये है, इसको हम इस वैल्यू को हम ले लेते हैं, यहाँ से कितना आ रहा है, तो देखो 3/K बराबर किसके है माइनस का K-3 बटे में माइनस का K। इससे हम तिर्या गुणा करते हैं, तो 3 का हम माइनस K में करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3K, और इसका हम इधर करते हैं, ठीक है। तो इधर जब हम करेंगे तो देखो ये K हो जाएगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है किसमें माइनस का K-3 में, ये करेंगे तो ये देखो 3K। अब यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस कितना आ जाएगा माइनस, तो यहाँ का जब K का हम माइनस K में करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का K², ये आएगा। और फिर देखो ये माइनस और -3 मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो जब हम K का किसमें करेंगे +3 में तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3K, ये आया। अब देखो इसको हम इधर लेके आते हैं, -K² को इधर लेके आया तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का K² बराबर यहाँ पे कितना है बेटा 3K है। अब ये माइनस का 3K इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3K, आएगा ना। तो यहाँ पे मिलेगा हमें K² बराबर 3K कितना हो जाएगा 6K, ये हुआ। अब हम जब K बराबर निकाला तो यहाँ देखो K का गुणा है ना, इसको हम इधर लेके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा देखो K² बट्टा में कितना आ जाएगा K बराबर कितने के बच रहा है 6K, तो K से 1K यानी कैंसिल। तो यहाँ पे बच्चा K बराबर कितना आ रहा है 6, यहाँ पर भी आया कि K बराबर कितना आ रहा है 6। तो हम कह सकते हैं कि K बराबर 6 के लिए, है ना, ये जो हमें समीकरण दिया गया है ना, समीकरण के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, किसके लिए K बराबर 6 के लिए। यह हमारा प्रश्न नंबर 3 का घ है ना, कौन सा है ये घ वाला है। हमने किया कौन सा था पिछले खा किया था, तो गा है, जाहिर सी बात है कि गा जब हमने छोड़ दिया है तो वो क्यों छोड़ा है, इसीलिए छोड़ा है क्योंकि वो एनसीईआरटी के सिलेबस से अब हटा दिया गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना, तो इसलिए हमने उसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। हमने वही क्वेश्चन रखा है जो आपके काम के लायक है। तो घा में दिया है कि देखो एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा ये 2-2 नंबर का है ना। अब यहाँ पे देखो बेलन है, बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई h बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। ये ज्ञात क्या करना है बेलन का वक्र पृष्ठ में निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ ये ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh ये होता है। तो देखो 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, r की वैल्यू कितनी है 4 और h की वैल्यू कितनी है 14। यहाँ से हम काट देते हैं तो 7 गुना कितना हो जाता है 14। अब 22 का जब हम 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 44 और 4 गुना कितना होता है 8, दोनों गुणा करते हैं तो 8 चौक 32 के कितना हो जाएगा 2 आता है 3 और 8 चौक 32 3 35 कितना आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो हमारा 2022 कौन सा 2022 का सेट नंबर 1 का है ना, जिसका कोड है 822 AB, इसके हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 3 तक कर चुके हैं।
अब इसके आगे के जो प्रश्न होंगे वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है।